हेलो। बच्चा आवाज आ रही है आप सभी को क्या? एक बार कंफर्म कर दो प्लीज। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है क्या? प्लीज कंफर्म। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर है ना मेरी सबको? यस सर, यस ओके सर। ओके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं एकदम बढ़िया हूँ बच्चों, तुम लोग कैसे हो सारे? सर ठीक है एकदम। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं बढ़िया हूँ बच्चों। हेलो हेलो। मत हाँ, मौसम कैसा है? यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ रही है। यहाँ पे आज बारिश हो रही है थोड़ी सी। हाँ तो बिल्कुल भी गुड मॉर्निंग। हाँ अरे यहाँ पे बारिश हो रही, थोड़ा सा मौसम ठंडा है आज, ठीक है। सर, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ तो एसी भी नहीं चलता सर। एसी भी नहीं चल रहा है? सर, गुड मॉर्निंग। चलिए। सारा घंटा लग रहा है। अरे थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। राधे राधे, सलाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, बढ़िया। आज थोड़ा सा मेरा गला ठीक नहीं है, तो हो सकता है मैं उतना ज्यादा आपको चिल्लाऊं नहीं आज बहुत ज्यादा। खैर, बच्चों ब्लर तो नहीं हो रही ना स्क्रीन? स्क्रीन क्लियर है ना तुम सबको? नहीं सर, इसकी क्लियर है सर। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बच्चों पिछली क्लास में मैं आप लोग को सारे केसेस करवा दिया था, ठीक है। आज मंकी वाले प्रॉब्लम्स करेंगे कि मंकी बहुत ज्यादा कॉमनली ये सवाल पूछे जाते हैं कि एक रोप है, रोप के दूसरे एंड पे कोई ब्लॉक कनेक्टेड है, और सवाल पूछा जाता है कि बताइए मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से मंकी जा सकता है कि वो ब्लॉक उठे नहीं, है ना, वो ग्राउंड ना छोड़े, ठीक है। तो उस टाइप के बच्चों प्रॉब्लम करेंगे। तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, न्यूटन सेकंड लॉ ही कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। बस ये एक अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम है। तो मैं आपको एक सॉल्व मैं करके दिखाता हूं क्वेश्चन, अगले दो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बैठ जाइए बच्चों, जल्दी से डिस्कशन शुरू करते हैं। सिचुएशन देखिए कुछ ऐसी है कि क्या बेटा? चलिए ठीक है, डीपीपी भी डिस्कशन करना है। तो बच्चों सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मान लीजिए कि एक एंड है, ठीक है, और ये पुली जो है वो टॉप में कनेक्टेड है कुछ इस तरह से, ठीक है। और दो एंड है बच्चों पुली के, एक पुली के एंड पे मान लीजिए कुछ ब्लॉक कनेक्टेड है ऐसा, ठीक है, कुछ ब्लॉक कनेक्टेड है और ये ग्राउंड पे रखी हुई है, पूरे सिस्टम ग्राउंड पे है कुछ इस तरह से। ये पूरा सिस्टम बच्चों ग्राउंड पे रखा हुआ है, मतलब ब्लॉक ग्राउंड पे रखा हुआ है। और दूसरे एंड पे बच्चों ये मान लो कि एक रोप है, ठीक है, और रोप पे मान लीजिए मंकी है ना, और ये क्लाइंब कर रहा है, ठीक है, मंकी क्लाइंब कर रहा है। तो हमसे पूछा गया है सवाल में, मान लीजिए बच्चों कुछ ब्लॉक का मैं मास दे देता हूं, मान लीजिए 10 किलो या कुछ ऐसा मास दे देता हूं, ठीक है। जी की वैल्यू को आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसिडर करके चलनी है, ठीक है। तो सवाल में हमसे पूछा गया है कि बताइए मंकी मैक्सिमम किस एक्सेलरेशन से जाए कि ब्लॉक जमीन को ना छोड़े। तो कंडीशन ये है कि मंकी एक्सेलरेट हो ऊपर की तरफ, ठीक है। मान लीजिए ए एक्सेलरेशन से मंकी एक्सेलरेट हो रहा है। सिचुएशन यही है कि जो ब्लॉक है इट शुड नॉट लीव द ग्राउंड, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं बच्चों यहां पे सवाल कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा फॉर विच, बोलिए। हाँ मैं कर देता हूं। ए मैक्स कितना होगा फॉर विच ब्लॉक डज नॉट
लीव ग्राउंड। मैं बच्चों फिर से पूरी सिचुएशन आपको समझाता हूं, ठीक है, क्या क्या गिवन है और क्या हमसे सवाल में पूछा गया, जरा ध्यान से देखिए बच्चों। सिचुएशन ऐसी है कुछ कि राइट साइड पे एक ब्लॉक कनेक्टेड है, ब्लॉक का मास है 10 किलो और ये ब्लॉक से रस्सी पुली से होकर इधर आती है, उस ब्लॉक के दूसरे एंड पे एक मंकी है ना, और मंकी एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ, है ना, क्लाइंब कर रहा है रोप से, तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। तो देखिए बच्चों, जैसे जैसे वो एक्सेलरेशन बढ़ाएगा रोप में टेंशन बढ़ेगी, ठीक है। ऐसा क्यों होगा मैं उसका भी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो जैसे जैसे एक्सेलरेशन में बढ़ेगी तो रोप में टेंशन बढ़ेगा, और जैसे जैसे रोप में टेंशन बढ़ेगा तो ब्लॉक की ऊपर जाने की टेंडेंसी होगी, है ना, ब्लॉक ग्राउंड छोड़ने की टेंडेंसी होगी, ठीक है। तो सवाल में आपसे यही पूछा गया कि बताइए मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से मंकी जा सकता है कि ये ब्लॉक ग्राउंड ना छोड़े, ठीक है बच्चों। किसका बेटा? मंकी का भी मास है, बिल्कुल मास है मंकी का। मंकी का मास ले लेते हैं हम लोग 2 किलो, ठीक है। बोलिए बेटा। रिपीट कर दीजिए। ठीक, देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक ब्लॉक कनेक्टेड है एक एंड पे, दूसरे एंड पे एक मंकी है जिसका मास 2 किलो है, ब्लॉक का मास 10 किलो है। सवाल में पूछा गया कि बताइए किस मैक्सिमम एक्सेलरेशन से मंकी जाए कि ब्लॉक डज नॉट लीव द ग्राउंड, कि ब्लॉक जो है कांटेक्ट न छोड़े, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमको पता लगाना है, ठीक है बच्चों। एक चीज मुझे बता दो कि अगर इस ब्लॉक को कांटेक्ट छोड़ना है तो जो टेंशन होना चाहिए रोप में उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? अगर हम चाहते हैं कि ब्लॉक कांटेक्ट छोड़ दे तो टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 10 जी, है ना बच्चों। तो अगर आप चाहते हो कि ब्लॉक कांटेक्ट ना छोड़े तो टेंशन की वैल्यू या तो 10 जी के बराबर हो या 10 जी से कम हो। बच्चों मानते हो ये चीज? ये सबको क्लियर है ना बच्चों? ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ये देख लो एक बार, ये पहले क्लियर है कि नहीं? अगर हम चाहते हैं कि ब्लॉक कांटेक्ट ना छोड़े तो जो टेंशन है, जो इस रोप में टेंशन है उसकी वैल्यू 10 जी के बराबर या 10 जी से कम होना चाहिए। 10 जी के बराबर होगी तो जस्ट कांटेक्ट छोड़ेगा, और 10 जी से कम है तो टेंशन, तो कांटेक्ट नहीं छोड़ेगा। लेकिन 10 जी से ऊपर हो गया तो ब्लॉक ऊपर चल देगा। बोलिए बच्चों, मानते हो इस चीज को? ठीक है, अच्छा अब टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है। अब बच्चों अगर आप मंकी की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है, मंकी रोप पकड़ा हुआ है ऐसा है, अगर इस मंकी की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो बच्चों मंकी पे एक जो सबसे ऑब्वियस फोर्स है जो नीचे की तरफ लग रहा होगा वो तो बच्चों mg होगा। मानते हो ये बात? ठीक है, और मंकी चूंकि ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है तो जरा सोच के बताना, ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि ऊपर की तरफ कुछ ना कुछ फोर्स तो होगा ही, है ना, अदरवाइज मंकी ऊपर एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। मानते हो? तो ऊपर की तरफ फोर्स होगा, तो मुझे बताओ मंकी पे ऊपर की तरफ फोर्स कौन सा होगा जो इसको ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है? किसी भी दिमाग में आ जाए तो बता सकते हो। मंकी पे टेंशन, ओके, मंकी पे ऊपर की तरफ फोर्स कौन सा होगा जो मंकी को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करवा रहा है? बता सकते बच्चों कोई? एक बच्चे ने बताया कि टेंशन है, ठीक है, वेरी गुड। मंकी पे ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा जो उसको एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ? एक बच्चे ने बताया टेंशन है, T माइनस एम जी, ठीक है, mg प्लस ए, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं ध्यान से, काफी सारे बच्चों ने एकदम सही बताया। अब थोड़ा सा बच्चों मैं इसमें डिस्कशन करूंगा। देखिए जैसे आप कोई भी रोप पकड़ के चलते हो, जैसे मान लीजिए मंकी ये रोप है और मंकी ऐसे रोप को पकड़ के ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक। तो बच्चों देखिए रोप और मंकी के बीच में ना, रोप को पकड़ता है मंकी और फिर जो है आप सोचना कैसे ऊपर चढ़ रहा होगा वो, रोप को पकड़ा और नीचे फोर्स लगाया नीचे फोर्स लगाया और फिर ऊपर गया, ऊपर वाले हाथ से फिर से नीचे फोर्स लगाया ऊपर, ऐसे ही क्लाइंब कर रहा होगा। तो जैसे वो रोप को पकड़ के नीचे खींचता है तो रोप और उसके हाथ के बीच में बच्चों फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन उसको रोप को पकड़ के पीछे की तरफ नीचे की तरफ करेगा वो, है ना, तो उसका रिएक्शन जो लगेगा मंकी के हाथ पे वो ऊपर की तरफ लगेगा और वो ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगा, और जो रिएक्शन है ना, उसी की वजह से टेंशन आता है।
तो ओवरऑल आप देखोगे तो जो मंकी के ऊपर जाने का कारण है वो रोप में आने वाला टेंशन है। ठीक है, तो ये टेंशन ही कारण है जो मंकी को ऊपर की तरफ ले जा रहा है। क्या बच्चों यहां तक समझ में आया है? बोलो। ठीक है, अब बच्चा अगर मुझे, और इसका नेट एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ ही है, तो बच्चों मुझे अगर टेंशन की वैल्यू लिखनी है तो तुम थोड़ा बता दो, कल वाले डिस्कशन से टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ, एक तो हो सकता है m इंटू जी इफेक्टिव लिख सकते हैं ना बच्चों, और जो एक बच्चा कह रहा था कि सर t माइनस एम जी बराबर एम ए कर देंगे, वो भी सही है, t माइनस एम जी बराबर एम ए कर देंगे, दोनों से सेम ही आंसर आएगा बच्चों। तो g इफेक्टिव की जगह क्या लिख दोगे आप? यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो g प्लस ए, तो g प्लस ए बच्चों सही है ना? आप यहां से भी निकालोगे तो t बराबर एम जी प्लस एम ए ही आएगा, सही है। तो अब बच्चों ये जो टेंशन की वैल्यू है, आपने कंडीशन निकाल ली कि वो 10 जी से कम होना चाहिए, तो क्या बेटा यहाँ पे भी हम लोग को लिख देना चाहिए कि ये 10 जी से कम होना चाहिए, मानते हो बात? तो m की वैल्यू बच्चों 2 किलो है, तो 2 टाइम्स g प्लस ए, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 जी। तो बेटा 2 से आप कैंसिल करेंगे 2 1, ये 5 बन जाएगा, तो g प्लस ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 जी। तो बच्चों यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है? a शुड बी, है ना? तो बच्चों बताओ मंकी किस मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जा सकता है कि ब्लॉक ना उठे? 4G। 4G से कम रहेगा तो ब्लॉक उठेगा क्या बेटा? 4G से अगर कम रहेगा तो, अगर 4G को क्रॉस कर गया फिर? क्लियर है पूरा डिस्कशन? नोट, हाँ हाँ, देखिए आइडियल स्ट्रिंग में इनएक्सटेंसिबल होती है आइडियल स्ट्रिंग, और आइडियल स्ट्रिंग मासलेस होती है ना, और पुली फ्रिक्शनलेस होती है। तो पुली और रोप के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं रहेगा। बाकी अगर मंकी के ऊपर चढ़ना है तो बिना उसके नहीं पॉसिबल है ना? नोट कर लीजिए बच्चों, फिर इसके बाद जो भी सवाल होगा डिस्कशन कर लेंगे। आप पहले नोट कर लीजिए इसको। हाँ बिल्कुल, मंकी रोप प्रॉब्लम डाल लीजिए, मंकी रोप प्रॉब्लम। अगर आप चाहते हो कि ब्लॉक ऊपर ना उठे, जैसे अगर आप इसको उठाना चाहते हो तो 10G से ऊपर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि 10G तो इसका वेट ही हो जाएगा, है ना? तो अगर आप चाहते हो कि ये उठे तो टेंशन ऊपर है, 10G नीचे है, आप बताओ टेंशन को डोमिनेट करना पड़ेगा ना इसको बेटा। तो टेंशन जब 10G से बड़ा होगा तभी तो ऊपर उठेगा, तो 10G से छोटा कर देंगे तो नहीं उठेगा ना। ठीक है, इक्वल होने पे जस्ट लिमिटिंग कंडीशन है ना, मतलब जाएगा तो जस्ट उठने की टेंडेंसी आएगी। ठीक है, जस्ट उठने की टेंडेंसी आएगी, उससे ऊपर करोगे तो उठ जाएगा। हो गया क्या बच्चों? ठीक है ठीक है, लिखिए लिखिए लिखिए। समझ के लिखिएगा बच्चों, क्योंकि अगला सवाल ना आप ही को करना है, मैं बिल्कुल मदद नहीं करूंगा आपको। मैंने अच्छे से समझा दिया, हर डाउट आपका क्लियर है। अब अगला सवाल आपको पढ़ना है, करना है सॉल्व। बोलिए। जब मंकी के लिए आपने वो एक्सेलरेशन निकाला था तो उसके लास्ट की 3 लाइनें समझ। ये वाला देखिए, टेंशन आपने निकाल लिया है ना रोप में,
तो ये टेंशन की वैल्यू 10G से कम होनी चाहिए ना, देखिए। तो ये लेस देन 10G कर दिया। अब m की वैल्यू 2 है, देखो मंकी के मास की वैल्यू 2 है, तो 2 से कैंसिल करिए, 2 1 5, तो G प्लस ए बराबर 5G हो जाएगा, तो a बराबर 4G हो जाएगा ना, G को उधर ले जाएंगे। मतलब 4G से मंकी का एक्सेलरेशन कम होना चाहिए, तभी ब्लॉक नहीं उठेगा। अगर 4G से ऊपर कर देंगे तो उठ जाएगा। ओके। बच्चों दो सवाल फिर अगला, काफी सारे बच्चे कह रहे हैं हो गया है तो यस सर। ठीक। देखिए सवाल देखिए, जो बच्चों पढ़ाया है एज इट इज यूज करना है और आंसर निकालना है। कुछ हाँ कुछ कुछ 30 सेकेंड्स और वेट करते हैं बच्चों, फिर मैं बताता हूँ इसको। हाँ बोलिए बोलिए। सर हमारी तो क्लास डेली जाती है कि हम ज्वाइन करते हैं, फिर लाइट का छट जाता है, ये डेली छूट जाती है, क्या करें फिर इसके लिए हम? सर कभी 8 घंटे के लिए कभी 1 घंटे के लिए। मैंने आपका सोनीपत पाठशाला आपका मैंने कल ही डाला था, मैं फिर से बोलता हूँ उनको। रोज हो रहा है ये बस। कॉन्सेप्ट भी समझ नहीं आता है। आई अंडरस्टैंड, अगर बीच में ही गायब हो जाएगा तो कैसे समझोगे बेटा आप। मैं फिर से बोलता हूँ इन लोग को, है ना। अभी ये कुछ दिनों से हो रहा है बच्चों इशू, या मतलब बहुत दिनों से चल रहा है ऐसा? पूरी क्लास ऐसी कोई नहीं हुआ था। ओके मैं कभी कभी भी समझ आ रही है। लाइव क्लास चालू कर दो ना, समझ जाएगा तो अपने देख लेंगे। मुझे नहीं समझ में आता, मतलब लाइव क्लास का मतलब आपके ऐप में जो यहाँ क्लास होती है वो आपके ऐप में नहीं आती क्या रेगुलर? तो 6 बजे के बाद ही अपलोड होगा। अच्छा 6 बजे के बाद अपलोड होता है, ऐसा होता है? हो गया सर। टाइम चलवा दो क्लास। चलिए बच्चों क्या आंसर आ रहा है इसका? जी भाई 3 आ रहा है। 10/3 आ रहा है। सबका है बच्चों G/3?
Yes, sir. 10/3 हम्म, होशियार हो गया यार तुम लोग बहुत ज्यादा। सोनीपत पाठशाला देखिए ध्यान से, मैं फिर से स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, ठीक है। अम, पूरा ये स्टेटमेंट है, देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। डायग्राम से समझ में आ रहा होगा कि एक रोप में एक एंड पे कुछ मास कनेक्टेड है। ये मास कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ब्लॉक हो सकता है, बनाना, कुछ भी मास अटैच कर सकते हैं। दूसरे एंड पे एक मंकी है, ठीक है। अब जनरली सवालों में क्या बोला जाता है कि बताइए किस एक्सेलरेशन से मंकी ऊपर जाए, सच दैट बनाना जो है या जो भी इधर मास लटका हुआ है ये जमीन से कांटेक्ट ना छोड़े। थोड़ा सा ये दिख रहा होगा कि ये पूरा ग्राउंड है, ठीक है, उसमें बनाना या जो भी कोई मास रखा हुआ है उस ग्राउंड पे रखा होगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये जो बनाना है ये ग्राउंड को ना छोड़े, ठीक है, ग्राउंड ना छोड़े, तो बच्चों इसके लिए कंडीशन ये होगी कि आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए बनानास की। तो बनानास का मास है 12 kg, ठीक है, ये जो बनानास है इधर इनका मास है 12 kg। 16 kg है। अच्छा सॉरी, मंकी का मास 12 kg, 16 kg है बनानास का मास, ठीक है, 16 kg बनानास का मास है, ठीक है। तो इधर ये जो लटका हुआ है ये 16 kg है। अब बहुत लॉजिकल सी बात है बच्चों, अगर इसको ग्राउंड छोड़ना है तो ऊपर की तरफ जो टेंशन लगना चाहिए है ना, ये मान लीजिए टेंशन है, और नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा वो 16G लग रहा होगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये बनानास जो है वो ग्राउंड को छोड़ दें, तो जाहिर सी बात है जो टेंशन इसमें लगना चाहिए वो 16G से बड़ा होना चाहिए, है ना, ग्राउंड छोड़ने के लिए बड़ा होना चाहिए ना, इक्वल टू नहीं लगाते हैं, मतलब अगर उसको ग्राउंड छोड़ना है तो 16G से टेंशन बड़ा होना चाहिए तब ग्राउंड छोड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि ये ग्राउंड ना छोड़े, ग्राउंड पे ही रखा रहे, तो टेंशन की वैल्यू जो है वो 16G से कम होनी चाहिए, 16G के बराबर होनी चाहिए। बच्चों ये समझ में आया है ना सबको? क्योंकि 16G से ऊपर होगा, आप टेंशन जो उसका वेट है 16G उससे ऊपर लगाओगे तब तो ऊपर चढ़ेगा। अगर टेंशन की वैल्यू उससे कम है, 16G या उससे कम है, तो नहीं चढ़ेगा, ठीक है। अब ये जो मंकी है ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा, ठीक है, ये मंकी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा मान लीजिए, तो कुछ ना कुछ फोर्स होगा जो इसको ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो वो टेंशन होगा, रोप का टेंशन इस मंकी को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा। और इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है नीचे की तरफ, चूंकि इसका मास 12 kg है, तो नीचे की तरफ इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो 12G होगा, ठीक है। और ये इसका एक्सेलरेशन ए होगा, ठीक है, मान लेते कुछ एक्सेलरेशन ए। तो बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, उसका मास नीचे 12G है, तो डायरेक्ट टेंशन आप लिख सकते हो m इंटू जी इफेक्टिव, m है बेटा 12, जी इफेक्टिव हो जाएगा G प्लस ए, ठीक है। अगर आप बेसिक से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो टेंशन माइनस 12G बराबर ma, उससे भी यहीं पे आ जाएगा। और अब अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो ऊपर जा रहा है तो मास इंटू जी इफेक्टिव, तो 12 इंटू जी इफेक्टिव G प्लस ए हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो टेंशन होगा उसको 16G से कम होना चाहिए, यानी बेटा ये जो टेंशन की वैल्यू है 12 टाइम्स G प्लस ए, ये छोटा होना चाहिए 16G से। बच्चों सीधे सीधे दिख रहा है, 4 से कैंसिल करोगे तो ये 4 3 हो जाएगा, ये 4 4 हो जाएगा। तो बेटा 3G प्लस 3A इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए 4G से, तो बेटा 3A की वैल्यू कम होनी चाहिए 4G माइनस 3G यानी G से, तो A की वैल्यू कम होनी चाहिए बेटा G/3 से। अगर आपका एक्सेलरेशन G/3 को एक्सीड कर गया तो बेटा बनानास के जो ये हैं ये ऊपर एक्सेलरेट करना शुरू कर देंगे। क्या मेरी बात सारे बच्चों को समझ में आई है? Yes, yes, sir. ठीक है, कितने बच्चों का सही था एक बार हाथ उठाना जरा। ठीक है बच्चों, ये तुम लोग का देख के मुझे कहना पड़ेगा कि आप सारे जो है बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत पैशनेट, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छे और बहुत ही हाँ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत अमेजिंग, बहुत हैंडसम, बहुत अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं। अरे पूरा तो सुन लो भाई, टीचर से पढ़ रहे हैं आप, तुम लोग की तारीफ नहीं हो रही, जबरदस्ती खुश हो, अपनी तारीफ कर रहा हूं मैं, ठीक ठीक नहीं नहीं, मैं अपनी तारीफ कर रहा था, तुम लोग को लगा तुम लोग की हो रही है, ऐसा कुछ नहीं भैया, तुम लोग नहीं करते, खुद से करना पड़ता है। देखो सर, तो बच्चा ए जो है, हाँ हाँ बोलो, ये सर ने एक बार समाप्ति में भी किया था। किन्होंने?
अच्छा अच्छा, नहीं मैं तो तुम लोग के सामने क्या, तुम लोग कभी कहते नहीं हो तो अपन खुद से ही कर लेते हैं भाई, ठीक है? तो खुद से ही तारीफ करते रहो। देखो तुम लोग, तो एक्सलेशन g/3 से कम होना चाहिए। अगर g/3 को एक्सीड कर गया तो फिर एक्सलेशन ऊपर हो जाएगा। बच्चों एक सिमिलर सेम सवाल सोनीपत पाठशाला, बच्चों आप लोगों को क्लियर हुआ है थोड़ा बहुत क्या कर रहे हैं हम लोग? आया बच्चों समझ में सोनीपत पाठशाला? फिर से डिस्कनेक्ट हो गया लग रहा है। खैर, सेम सवाल, एक और बच्चों सेम सवाल, सेम स्टेटमेंट है। एक बार ड्रॉ करिए सिचुएशन। ओके हाँ हाँ बोलिए। स्लाइड में हाँ ये कर लीजिए सवाल, फिर मैं करता हूँ बैक। सी है, तो ओके। हम्म। बच्चों इसमें कुछ भी नहीं है, आप सीधा सीधा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए मंकी की, ठीक है? और उसको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जाना है तो ऑप्शन सी। हम्म, देखिए बेटा मैं एक्सप्लेन कर, ठीक। कितने बच्चों का आ गया एक बार हाथ उठाइए तो मुझे आइडिया लग जाएगा। ठीक है ठीक है, चलिए। monkey of mass 15 kg is climbing on a rope with one end fixed to the ceiling। तो बच्चों देखिए यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं तो कहूंगा बच्चों पिछले वाले सवालों से थोड़ी सी इजी है कि एक एंड जो है रोप का फिक्स है, ठीक है, सीलिंग पे, और दूसरे एंड पे ये इस तरह से मान लीजिए सिचुएशन है, ठीक है, मंकी है, ये क्लाइंब कर रहा है ना? इन्होंने बोला है कि मंकी का जो ऊपर की तरफ एक्सलेशन होना चाहिए वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, और मंकी का मास इन्होंने दे रखा है 15 केजी, ठीक है, 15 केजी इसका मास है। तो बताइए कि टेंशन कितना होना चाहिए रोप में कि वो ऊपर की तरफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 15 केजी का मंकी एक्सेलरेट कर पाए। तो बच्चों यहाँ पे टी बराबर, चूंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सलेशन गिवन है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स 15 जी नीचे लग रहा होगा, तो आप बेसिक से भी जा सकते हो कि टेंशन माइनस एम जी बराबर एम इंटू ए, है ना? अगर आप मुझे बेसिक इक्वेशन लिखने के लिए बोलेंगे तो टी माइनस एम जी बराबर एम ए लिख दूंगा मैं। और डायरेक्ट लिखना चाहो बच्चों तो एम इंटू जी इफेक्टिव, तो एम बच्चों 15 है और जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, जी प्लस ए, सही ना बच्चों? अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा होता तो हम लोग जी माइनस ए लिखते। तो यहाँ पे आप देखो 15 और जी की वैल्यू चूंकि कुछ दिया नहीं, मैं 10 मान के चलता हूँ, फिर देखेंगे अगर नहीं मैच करेगा तो 9.8 करेंगे। 15 इंटू 11 है ना, तो बच्चों 165 न्यूटन टेंशन होगा, तो फिर वो एक्सेलरेट कर जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन मेरे हिसाब से मैच होना चाहिए। तुम लोग को भी आ गया थर्ड ऑप्शन? कितने बच्चों का आ गया था हाथ उठाओ थर्ड ऑप्शन? वेरी गुड। सोनीपत पाठशाला क्लियर हुआ बेटा आप लोग को? चलिए नोट कर लीजिए, फिर पिछली स्लाइड दिखाता हूं मैं। हो गया समझ आ गया। ठीक है ठीक है, ऐसा प्रेशर में तो नहीं बोल रही हो? नहीं हो तो नहीं आया हो तो बताना, ठीक है? क्योंकि यही सेम सवाल मैंने पहले भी कराया था जब आप डिस्कनेक्टेड थे, और फिर से सेम वही 2-3 प्रैक्टिस के लिए था तो। हम्म।
ये कुछ बच्चे पिछला वाला सवाल नहीं नोट कर पाए थे, जल्दी से कर लीजिए। आगे वाली स्लाइड लगा दीजिए। हाँ लगाते हैं, ये कुछ लोग कर रह गया था, नोट कर लीजिए, फिर अगली वाली स्लाइड लगा। जो लोग सब कुछ लिख चुके हैं बच्चों, अगली हेडिंग डाल दीजिए स्प्रिंग फोर्स। अगली हेडिंग डाल दीजिए स्प्रिंग फोर्स। हाँ हाँ वो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दी होती है रोड की, हाँ हाँ का एक्सेलरेशन पूछता है, तो राइट। क्या करना होता है? उसमें बेटा वही है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको जो अगला वाला सवाल है उससे ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वाला भी क्लियर हो जाएगा, मैं बता देता हूँ। सेम सिचुएशन ही है, बस उसमें जैसे जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ रहेगी, टेंशन की वैल्यूज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से कम होनी चाहिए, है ना। ठीक है सर। बाकी करने का तरीका एग्जैक्टली सेम रहेगा। बोलिए। मेरे दोस्त बिल्कुल बिल्कुल, समीर का बर्थडे है। यस सर। समीर जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। अपने दोस्त को पार्टी दे देना भाई, अगर सच में जन्मदिन है, ऐसे बनाया नहीं है वो तो। अरे दो माइक उसको थैंक यू बोले, कैसे नहीं, दो माइक। बर्थडे है। यश का कैश कैसा नाम है, कैश सच में नाम है, तुम लोग नाम ऐसे ही रख दिए कैश। कैश नाम है सच में। हाँ 9.8 लेंगे तो कुछ और ऑप्शन मैच कर रहा है। एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। t बराबर 15 इंटू 9.8 प्लस 1 तो 10.8 हो जाएगा। 15 टेक्स 20 0 12 2 1 15 का 15 162 आएगा, है ना। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि टेंशन की वैल्यू 160 से कम होनी चाहिए। 160 से कम होगी तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट नहीं होगा, 165 पे ही होगा, 160 से कम पे नहीं होगा, ठीक है। अच्छा टेंशन ग्रेटर देन 160, टेंशन ग्रेटर देन 160 तो 160 पे तो बेटा 161 भी हो जाएगा ना, ठीक है। 161 पे एक से हल्का सा कम हो जाएगा, है ना। 160 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्टली 160 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 160 से ज्यादा 160.5 भी हो सकता है, 161 हो सकता है ना। तो हमें हाँ 9.8 लेंगे तो 10.8 आएगा, 162, ठीक है। अब इन सारे ऑप्शन में से अगर तुम देखोगे तो सबसे अप्रोप्रिएट यही एक्सप्लेन करता है ना। 150 न्यूटन बिल्कुल गलत हो गया, 160 में सारी वैल्यूज आ गई, मतलब 162 भी आ गया, 165 भी आ गया, 170 भी आ गया। 170 लगा दोगे तो एक से एक्सेलरेट ज्यादा से कर जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। ये 10 लेने पे एग्जैक्ट मैच कर रहा है, ये हो जाएगा। हाँ तो अगर 150 से 160 के बीच में लोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि राइट। तो 150 से 160 के बीच में नहीं हो सकता, तो सबसे सही ऑप्शन तीसरा वाला है, ठीक है। अच्छा हाँ हाँ सर एक बार टेंशन ग्रेटर देन स्मॉलर देन, यस सर, पंखी वाले डायग्राम वाले क्वेश्चन। ये वाला अगर इसको एक्सेलरेट करना है ना, मतलब ये मान लो 10 किलो का ब्लॉक है, ठीक है, थोड़ा माइक क्लियर रहिएगा, जवाब दीजिएगा। अगर आप चाहते हो इसको उठाना तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये उठ जाए ऊपर? 10G से ग्रेटर सर। वही लिखा है बेटा, है ना, 10G से ऊपर उठ जाएगा। हम क्या चाहते हैं देखो, हम क्या चाहते हैं, बोलिए बोलिए बेटा, हम क्या चाहते हैं सवाल में? Flow does not leave the ground. He said flow ground to ground. एब्सोल्युटली। तो अगर आप 10G से ऊपर लगा देंगे तो छोड़ देगा, तो क्या करना चाहिए फिर? 10G से कम लगाना चाहिए ना, बोलिए। हाँ तो 10G से कम लगाना चाहिए, तो यही है, ठीक है। ओके सर। सर बोलिए। कोशिश करेंगे बेटा, है ना, कोशिश कर लेंगे डीपीपी डिस्कशन करने की। अगली हेडिंग डाल दीजिए बच्चों स्प्रिंग फोर्स। थोड़ा सा बच्चों मैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में जनरल डिस्कशन करता हूं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखवा दूंगा। देखिए बच्चों, स्प्रिंग आप सबने कहीं ना कहीं लाइफ में जरूर देखी होगी, ये सारे स्प्रिंग है, ठीक है।
जो आपके पेन में पेन होते हैं उनमें होती है, ठीक है, स्प्रिंग। आप मोटरसाइकिल आप देखते हो, बाइक्स, उनमें भी स्प्रिंग होती है ना, सॉकर्स होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स, उनमें भी स्प्रिंग होती है। अगर बच्चों आप बड़ी गाड़ियां देखो, ट्रक, उनमें भी स्प्रिंग्स लगे रहते हैं, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। ट्रेन्स देखो, उनमें भी स्प्रिंग होती है। तो हर जगह बच्चों स्प्रिंग होंगी, बस डिपेंड करता है कि जो ऐसी जगह स्प्रिंग लगाई जा रही है, जैसे पेन बहुत लाइट वेट उसमें अप्लाई होता है, बहुत कम फोर्स लगाते हैं, तो उसमें स्प्रिंग बहुत हल्की सी स्प्रिंग लगाते हैं। जब हैवी व्हीकल्स में स्प्रिंग लगाते हैं, जैसे ट्रेन हो गया, ट्रेन के आप देखोगे जो बोगीज होती है उनके व्हीकल के पास में शॉक एब्जॉर्बर्स लगे रहते हैं। तो अगर उन स्प्रिंग्स को देखोगे तो उनकी वैल्यू अलग होगी, मतलब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनाए जाते हैं। क्या डिफरेंस होता है? तो बच्चों डिफरेंट टाइप के जो मैंने स्प्रिंग्स बताए ना आपको, पेन में लेके फिर बड़ी गाड़ियों में लेके, उन सब में डिफरेंस ये होता है बच्चों, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग अलग अलग होती है। अच्छा सर, ये स्टिफनेस क्या होता है? स्टिफनेस का मतलब हो गया बच्चों कि अगर किसी स्प्रिंग को आप कम फोर्स लगा के डिफॉर्म कर पा रहे हैं तो उसकी स्टिफनेस कम है। जैसे पेन वाली स्प्रिंग है, आप एक थंब से आप उसको आराम से ऑपरेट कर पाते हैं, तो बहुत कम फोर्स की जरूरत है, तो स्टिफनेस बहुत कम है। आप वहीं ट्रेन की बोगीज में जो स्प्रिंग लगी रहती हैं, आप उनको हाथ से तो डिफॉर्म कर ही नहीं सकते, है ना। उनमें तो कई सारे, जब पैसेंजर्स चढ़ जाते हैं तब वो हल्का सा डिफॉर्म होती है, तो उसकी स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो स्टिफनेस डिसाइड करता है कि कितने ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी डिफॉर्मेशन के लिए। अगर ज्यादा स्टिफनेस है, इसका मतलब ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा उस स्प्रिंग के डिफॉर्मेशन के लिए। तो फिजिक्स में हम लोग स्टिफनेस को कैसे डिफाइन करते हैं? स्टिफनेस को बोलते हैं कि भाई ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट ही बेटा स्टिफनेस होता है, ठीक है। जितनी ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा स्टिफनेस होगी। फॉर एग्जांपल बच्चों, एक मैं के की वैल्यू लिख दूं 100 न्यूटन पर मीटर और एक के की वैल्यू लिख दूं बच्चों 10,000 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। दोनों में आप अंतर समझने की कोशिश करिए। इसमें के 100 न्यूटन पर मीटर है, तो 1 मीटर डिफॉर्मेशन के लिए बच्चों 100 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके स्टिफनेस की वैल्यू 10,000 न्यूटन है, मतलब 1 मीटर डिफॉर्मेशन के लिए 10,000 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके स्प्रिंग डिफॉर्म होगी। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों आप सभी को? ठीक है। तो जो स्प्रिंग है, ठीक है, कहां पे कौन सी स्प्रिंग यूज होगी वो डिपेंड करती है स्टिफनेस पे। स्टिफनेस जितनी ज्यादा होगी या स्प्रिंग कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा डिफॉर्मेशन के लिए। अच्छा ये बच्चों, ये स्टिफनेस डिपेंड किस किस फैक्टर पे करती है? तो बच्चों अभी तो आप ये मानो कि टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है। जब मैं आपको एसएचएम पढ़ाऊंगा तो इस पे फिर से थोड़ा सा डिस्कशन होगा। फॉर टाइम बीइंग जस्ट मैं बता देता हूं आपको, स्टिफनेस टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ ऑफ द स्प्रिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, जैसे इस वायर से आपने बनाया तो इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है उस पे भी ये स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है, ठीक है। जिस वायर से बच्चों आपने स्प्रिंग बनाई है ना, ये इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस पे डिपेंड करेगा। ये नहीं कि जो स्प्रिंग का एरिया है कितना, वो नहीं, जिस वायर से आपने स्प्रिंग बनाया उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज बच्चों, हर एक स्प्रिंग है ना अपने डिफॉर्मेशन को अपोज करती है। जैसे कि बच्चों मान लीजिए कोई स्प्रिंग है ना, आपने उस पर फोर्स लगाया और फोर्स लगा के स्प्रिंग को आपने डिफॉर्म कर दिया। मान लीजिए आपने स्प्रिंग को एक्सटेंड कर दिया ऐसे कुछ, तो बच्चों स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या होगी? अगर आपके पास स्प्रिंग है, आपने फोर्स लगा के उसको खींच दिया, तो स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या होगी? बिल्कुल अपने शेप एंड साइज को मेंटेन करने की कोशिश करेगी, है ना। इसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहा जाता है, जो अपने वापस से शेप और साइज को रिगेन करने की कोशिश करे। तो अगर आपने इसको एक्सटेंशन दिया तो बेटा ध्यान रखिएगा, जो स्प्रिंग में टेंशन डेवलप होगा, टेंशन बोलेंगे, जो स्प्रिंग के अंदर फोर्स डेवलप होगा उसको हम लोग टेंशन नाम देंगे, और वो टेंशन चाहेगा कि स्प्रिंग जो है वो वापस से अपने नेचुरल लेंथ पे आ जाए। तो अगर आप एक्सटेंशन दोगे तो टेंशन अंदर की तरफ डेवलप होगा और चाहेगा कि स्प्रिंग वापस से अपने नेचुरल लेंथ में आ जाए। दूसरा पॉइंट बच्चों, रिस्टोरिंग फोर्स, एब्सोल्युटली बेटा एब्सोल्युटली। तो टेंशन बोल दीजिए, रिस्टोरिंग फोर्स बोल दीजिए, एकदम सही है। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या? रिस्टोर करना चाह रहा है अपना शेप, है ना, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी बोल दीजिए। अब इसमें ध्यान रखिएगा बच्चों, जो रिस्टोरिंग फोर्स या टेंशन यहां डेवलप होगा
वही टेंशन यहां डेवलप होगा, वही टेंशन यहां डेवलप होगा, वही टेंशन यहां डेवलप होगा। ऐसा क्यों होगा सर? क्योंकि बच्चों हम लोग जो स्प्रिंग पढ़ेंगे, है ना, वो भी आइडियल स्प्रिंग होगी, मतलब वो स्प्रिंग भी आपकी मासलेस ही होगी। जैसे हम लोग की स्ट्रिंग सारी मासलेस होती थी, वैसे ही स्प्रिंग भी सारी मासलेस होंगी। सर अगर मास आ गया फिर क्या होगा? बेटा अगर मास आ गया तो इस पॉइंट का टेंशन, इस पॉइंट का टेंशन, इस पॉइंट का टेंशन, इस पॉइंट का टेंशन, हर एक टेंशन हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। क्या सर हमारे सवालों में पूछा जा सकता है? नहीं, आपके लिए नहीं पूछा जाएगा, परेशान मत होइए। आप सिंपल, अगर सवाल में बोला जाए या ना बोला जाए, आप आइडियल स्प्रिंग मान के चलिए, और आइडियल स्प्रिंग का किसी भी पॉइंट पे आप टेंशन निकालेंगे तो स्प्रिंग के अंदर जितने भी पॉइंट है, सारे पॉइंट्स पे टेंशन की वैल्यू बराबर होगी। क्लियर है क्या बच्चों सबको ये? ठीक। उसके अलावा बच्चों ये भी एक बहुत आसान सा पॉइंट है कि मान लीजिए स्प्रिंग है, ठीक है, आपने इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, उसकी लेंथ घटा दी, तो बच्चों फिर इसमें जो टेंशन जनरेट होगा, जो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, उसकी क्या टेंडेंसी होगी? वापस से ओरिजिनल शेप में जाने के लिए, है ना। तो इस बार जो टेंशन या रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, क्या बच्चों वो बाहर की तरफ पुश करेगा? है ना। तो जब आप एक्सटेंशन करेंगे तो स्प्रिंग में टेंशन अंदर की तरफ जनरेट होगा। अगर आप एक्सटेंशन करेंगे, ठीक है, सॉरी, कंप्रेशन करेंगे तो बाहर की तरफ जनरेट होगा, एक्सटेंशन करेंगे तो अंदर की तरफ जनरेट होगा। हर बार स्प्रिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स या टेंशन जो भी स्प्रिंग में जनरेट होता है, उसका केवल एक ही काम है कि जो भी चेंज हुआ है उसको अंडू करके वापस से ओरिजिनल शेप और साइज को रिटेन किया जाए। क्या बच्चों बात समझ में आ गई है? तो ये थोड़ा सा बेसिक बेसिक सा डिस्कशन है, इसमें और अभी हम लोग को बातें करनी है, तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखवा देता हूं जो मैंने अभी समझाए हैं, वो एक एक करके लिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिए पहला पॉइंट। हाँ बोलिए। यहाँ पे आपने कंप्रेशन ये रोड पे आते हैं और वहां कंप्रेस करते हैं, उसका नहीं उसको भी फिर से बोलिए, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। यहाँ इस कंप्रेस करते हैं, हाँ हाँ राइट राइट। लेकिन अगर इसकी जगह हम रॉड कंप्रेशन फोर्स लगा अगेंस्ट फोर्स एब्सोल्युटली राइट। तो उसको भी टेंशन बोलेंगे, बोल दीजिए। हाँ देखिए, टेंशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे रॉड हो गया, रोप हो गया, स्प्रिंग हो गई, स्ट्रिंग हो गई, इनमें जो अंदर फोर्स जनरेट होता है ना, इनके अंदर, उनको हम लोग जनरली टेंशन नाम दे देते हैं, ठीक है। अब स्प्रिंग के केस में आपको रिस्टोरिंग फोर्स बोल देंगे, रॉड के केस में टेंशन या कंप्रेशन भी बोल सकते हैं, है ना, सवाल पे डिपेंड करता है। बाकी निकालना वही है, एक ही चीज निकालना है, ठीक है, समझ गए आप? हाँ। आप एक पॉइंट और दिखाए थे, for the direction of rod in the compressed force there will be no tension rope. रोप पे कोई टेंशन नहीं है, रॉड में रहेगा, रोप में नहीं रहेगा, राइट। क्योंकि रोप स्लैग कर जाएगी ना, उसमें टेंशन खत्म हो जाएगा, है ना। लिखिए बच्चों। पहला पॉइंट, आइडियल स्प्रिंग्स, पहला पॉइंट लिखिए बच्चों, आइडियल स्प्रिंग्स आर मासलेस, ideal springs are massless, comma ideal springs are massless, comma hence tension at every point, hence tension at every point within spring, hence tension at every point within spring will be same. Tension at every point within spring will be same. लिखा बच्चों? यस सर। ठीक, अगला लिखिए। Higher the deforming force, higher the deforming force, higher will be the stiffness of
spring. Higher the deforming force, higher will be stiffness of the spring. अगला पॉइंट लिखिए बच्चों. Higher the deforming force, higher will be the stiffness. अगला पॉइंट लिखिए. Stiffness is same as spring constant. Stiffness is same as spring constant. सर ये वाला पॉइंट फिर से Stiffness is same as spring constant. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा K. सर रिपीट करना पूरा. ठीक, करता हूं. थर्ड पॉइंट बच्चों फिर से बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा जो लोग लिख रहे हैं. Stiffness is same as spring constant. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा K. डन है. Yes. It depends on सेम एज के आगे spring constant. एक्सक्यूज मी सर. बोलिए बेटा. सर ये वाला पॉइंट सर थोड़ा सा तेज बोल के रिपीट कीजिए. वॉइस इशू हो रहा है बहुत. लिखिए. Stiffness is same as spring constant. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा K. इसी पॉइंट में बच्चों कंटिन्यू कर लीजिएगा. इट डिपेंड्स ऑन type of material. It depends on डैश करके पहला पॉइंट. टाइप ऑफ मटेरियल, लेंथ, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर. तीनों बच्चों मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, तो अगर किसी बच्चे का रह गया हो तो आप देख सकते हो. टाइप ऑफ मटेरियल, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर. सर एक कंप्लेंट सर हमारे ये भी कर दो सर. हमारे सर स्पीकर पे कहा है ओके, बबल करते रहता है. ठीक है. तब बाद में सर. ठीक. सर हाँ, सर इसको फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर. ये बेटा मैं जब आपको वो पढ़ाऊंगा ना यंग्स मॉडुलस, उस टाइम पे मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि ये जो K है ना, इसके फॉर्मूले में आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो फिलहाल के लिए आप लिख लीजिए, जब इलास्टिसिटी पढ़ाऊंगा तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको. ठीक है. ओके सर. ओके सर. अगला पॉइंट लिखिए बच्चों. फॉर एवरी डिफॉर्मेशन,
For every deformation, there will be restoring force in spring. For every deformation, there will be restoring force in the spring. So please repeat this point. For every रिपीट कर दो हाँ for every deformation, there will be restoring force in spring. For every deformation, there will be restoring force in the spring. सर बोलिए। सर एक रिक्वेस्ट जैसे कि वाले पॉइंट आए हैं क्योंकि मतलब कहीं फिर बीच में होता है ना टाइम काफी लग जाता है। अगला बच्चों हेडिंग डालिए हुक्स लॉ। मेरे हिसाब से बताइए पढ़ाया करिए तो वो तो दिक्कत ही रहती है ना। नहीं नहीं चल ऐसे ही कॉमन कमेंट नहीं, मुझे जो तुम लोग बोला करो जो ये बिल्कुल सर बिल्कुल खून फीडेड चाहते हैं सर और दूसरों के लिए इनके लिए कोई वो नहीं नहीं ऐसा नहीं। हमारा सर स्पीकर खराब हो रहा है तब रिपीट करवाना है तो हर 5 मिनट बाद बीच में बोलते रहते हैं सर ऐसे तो हमें भी डिस्टर्बेंस होता है। सही कह रहे हो भाई सही कह रहे हो। ए तुम लोग झगड़ा वगड़ा नहीं, सबको बोलने का अधिकार है, बोलने दीजिए, जो मुझे जेन्युइन रिक्वेस्ट लगेगी मैं उस पर काम करूंगा। मुझे भी है। ज्यादा नहीं बोल रहा सर नहीं नहीं झगड़ा नहीं करो। अरे भाई ओए ओए ओए, पागल हो क्या तुम लोग? मैं तुम लोग बताऊं ये आज ही के दिन तुम लोग को करना है जब मेरा गला खराब है? शांत रहो यार। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर मंडे को करेंगे। क्या बेटा? उसी को माइक देंगे। हाँ हाँ खैर लिख लिया बच्चों तुम लोगों ने? लास्ट पॉइंट लिख लिया कि हर डिफॉर्मेशन के लिए एक रिस्टोरिंग फोर्स होगा। ठीक, अगली हेडिंग डालिए हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बच्चों ये वापस से हुक्स लॉ स्टेटमेंट आपको इलास्टिसिटी जब पढ़ रहे होंगे वहां पे भी मिलेगा, यहां पे भी हम लोग करते हैं क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। हुक्स लॉ ठीक है बच्चों, तो हुक्स लॉ क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, ठीक है, उसकी नेचुरल लेंथ कुछ मान लेते हैं बच्चों L नॉट है, ठीक है, ये L नॉट नेचुरल लेंथ है। तो अगर स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, अगर आपने उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं किया है तो उसमें कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट नहीं होगा। अगर आपने इसको डिफॉर्मेशन किया है, डिफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, एक्सटेंशन हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है, तो जो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा डिफॉर्मेशन के। मान लीजिए ओरिजिनल लेंथ L नॉट थी, आपने इसका एक्सटेंशन कर दिया, ठीक है, और एक्सटेंशन के बाद जो लेंथ हो गई है वो L नॉट प्लस x हो गई है। तो x जो है आपका डिफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, x आपका डिफॉर्मेशन हुआ है। तो जो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा स्प्रिंग में, जो स्प्रिंग को वापस नेचुरल लेंथ में लाने की कोशिश करेगा, वो रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटेंशन के या डिफॉर्मेशन के। इसी तरह से बच्चों मान लीजिए नेचुरल लेंथ L नॉट है, आपने कंप्रेस कर दिया, ठीक है, कंप्रेस कर दिया तो इसकी जो लेंथ हो गई वो L नॉट से L नॉट माइनस x हो गई है, ठीक है। तो फिर से बच्चों x डिफॉर्मेशन हुआ, तो जो फोर्स इसमें जनरेट होगा, जो स्प्रिंग को वापस अपने नेचुरल लेंथ में लाने की कोशिश करेगा, उसको हम लोग बोल देंगे रिस्टोरिंग फोर्स। तो अगर आप एक्सटेंशन करो तब भी नेचुरल लेंथ में लाने के लिए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, कंप्रेशन करोगे तब भी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। अगर बच्चों प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो ये आ जाता है kx। अब चूंकि बच्चों जो भी आपने डिफॉर्मेशन किया है उसके ऑपोजिट लगता है रिस्टोरिंग फोर्स, इसलिए इसको माइनस हम लोग साइन से दिखाते हैं। तो माइनस का कंट्रीब्यूशन केवल इतना है कि आपको यह बताया जाए कि जिधर आपने डिफॉर्मेशन किया है उसके ऑपोजिट रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। मतलब कि अगर आपने कंप्रेशन किया है, आपने खींच दिया है लेंथ, तो वापस पीछे की तरफ लगेगा। अगर आपने x कम कर दिया, मतलब मान लीजिए एक एंड स्प्रिंग का फिक्स है और आपने ऐसा कंप्रेस किया है, तो आपने डिफॉर्मेशन पीछे की तरफ किया है, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो आगे की तरफ लगेगा। तो बच्चों ये हुक्स लॉ का स्टेटमेंट है।
मैं एक मिनट आपको लिखवा देता हूं, फिर आप लिख लीजिएगा, मतलब इसको कॉपी कर लीजिएगा। लिखिए रिस्टोरिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स in spring, restoring force in spring is directly proportional to restoring force in spring is directly proportional to restoring force in the spring is directly proportional to deformation in it. लिख देता हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, डिफॉर्मेशन restoring force in a spring restoring force in a spring is directly proportional to deformation in it. ठीक है, उसके बाद बच्चों ये लिख लीजिएगा, ये वाला पॉइंट, रिस्टोरिंग फोर्स इन अ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन इन इट। उसके बाद आपको ये वाला पॉइंट लिखना है बच्चों, ये जो लाइन है ना, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये लिखना है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के के को इंट्रोड्यूस करना है, एफ बराबर माइनस के एक्स। ठीक है, और मैं के बारे में लिख देता हूं, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है और यूनिट हो जाएगी इसकी न्यूटन पर मीटर। बच्चों हो जाए तो बताइएगा, फिर सवाल करेंगे इस पे, किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक ठीक ठीक, चलिए बच्चों मैं कुछ सवाल लेता हूं, है ना, फिर अगले सवाल आप लोगों को करने हैं। चलिए, बहुत आसान सवाल है बच्चों, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्प्रिंग की एप्लीकेशन पे है, क्योंकि तुम लोग को शायद बहुत सारे बच्चों को पता होगा, तो मैं डायरेक्ट एक सवाल लेता हूं, अगर नहीं तुम लोग सॉल्व कर पाओगे तो फिर आगे देखेंगे। बच्चों मान लीजिए कि एक सपोर्ट है कुछ इस तरह से, उससे एक स्प्रिंग अटैच्ड है। ठीक है, स्प्रिंग से एक ब्लॉक अटैच्ड है कुछ इस तरह से, ब्लॉक पे फोर्स लगाया जाता है बच्चों कुछ इस तरह से। ठीक है, जो फोर्स का अमाउंट है वो 100 न्यूटन है। ठीक है, और जो फोर्स एंगल बना रहा है वर्टिकल से वो 37 डिग्री है। के स्प्रिंग का गिवन है 50 न्यूटन पर मीटर। सवाल में पूछा गया बच्चों, पहला पार्ट, फाइंड कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, कंप्रेशन इन स्प्रिंग। दूसरा पार्ट पूछा गया बच्चों, नॉर्मल ऑन ब्लॉक अप्लाइड बाय ग्राउंड। कंप्रेशन बताना है बच्चों स्प्रिंग में कितना होगा, और नॉर्मल कितना लग रहा होगा ब्लॉक पे अप्लाइड बाय ग्राउंड। ब्लॉक का मास 2 kg है, जी की वैल्यू ले लेना है आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ओके, कंप्रेशन कितना आ रहा है बेटा? 6/5। ओके, नॉर्मल 100 आ रहा है।
चलिए, कंप्रेशन का आंसर कितने बच्चों का आ गया? एक बार हाथ उठा दो बेटा कंप्रेशन के लिए। ठीक है, गुड। देखिए बच्चों जरा ध्यान से, यहाँ पे कंप्रेशन इन द स्प्रिंग पूछा गया है। तो अगर आप इस ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एक तो बच्चों इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है m/g, ठीक है। नॉर्मल ऑफ द ग्राउंड ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। दूसरा 100 न्यूटन के आप कंपोनेंट करेंगे तो बच्चों 100 न्यूटन का एक कंपोनेंट इधर आएगा, जैसे सवाल में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला कंपोनेंट होगा 100 sin 37, ठीक है। sin 37 हो जाएगा बच्चों 3/5, 100 sin 37। तो बैकवर्ड जो फोर्स लगेगा बच्चों वो लगेगा 60 न्यूटन, बिल्कुल। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा बच्चों वो 80 न्यूटन आ जाएगा, है ना। नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट मतलब नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट 80 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। अब कंप्रेशन लाने के लिए बच्चों ये 60 न्यूटन रेस्पॉन्सिबल होगा, तो कितना कंप्रेशन आएगा? तो F बराबर kx बच्चों हमको पता है, तो 60 न्यूटन आप फोर्स लगा रहे हो तो 60 न्यूटन फोर्स हो गया। k की वैल्यू बच्चों 50 न्यूटन पर मीटर गिवन है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू बच्चों यहां से दिख रहा होगा आपको 6/5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। कितने बच्चों का आ गया था? बहुत आसान सवाल, 6/5, वेरी गुड। अब नॉर्मल ऑन द ब्लॉक अप्लाइड बाय ग्राउंड पूछा है बच्चों, तो इसका वैसे स्प्रिंग फोर्स से कोई लेना देना नहीं था, बस ऐसे मैंने पूछ लिया कि बताओ ग्राउंड कितना फोर्स लगाएगा ब्लॉक पे। तो बच्चों देखो ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ वाले फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बराबर होंगे, तो नॉर्मल ऑफ द ग्राउंड बराबर होगा 80 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन यानी 100 न्यूटन। तो नॉर्मल ऑफ द ग्राउंड बच्चों, नॉर्मल अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक 100 न्यूटन आएगा और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग 6/5 मीटर आएगा। कितने बच्चों के दोनों सवाल सही थे? हाथ उठाइए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन बच्चों इसमें? किसी को कुछ सवाल? ठीक ठीक बच्चों, जब भी स्प्रिंग में आपको एक्सटेंशन निकालना हो ध्यान रखिएगा, बस आपको यह देखना है कि स्प्रिंग पे कितना टेंशन आ रहा है, ठीक है। जो स्प्रिंग में टेंशन होगा वही उस पे एक्सटेंशन का कारण होगा। हाँ बोलिए। नॉर्मल, तो देखिए ये ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ऊपर की तरफ ना जा रहा है ना नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। ग्राउंड पे स्टेशनरी है, आपने फोर्स लगाया वो इधर आ गया, कंप्रेशन हो गया, तो नीचे की तरफ वाले फोर्स ऊपर की तरफ वाले फोर्स बराबर होंगे, तो 100। ठीक, अगला सवाल देखिए बच्चों। एक मिनट का समय बच्चों, किसी को बोलिएगा नहीं आपका आंसर आ जाए, ठीक है। बैठिए आप आराम से, 1 मिनट के बाद इसको डिस्कशन करेंगे हम लोग। बच्चों हो गया? कितने बच्चों का हो गया सवाल? ये हाथ उठाना एक बार। अरे बहुत कम बच्चों ने लिखा है भाई। करिए बच्चों 30 सेकंड और वेट करते हैं, कर लीजिए, सारे लोग अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर डिस्कशन होगा। चलिए बच्चों मैं डिस्कशन कर देता हूं इसका, ध्यान से देखिए बच्चों। सवाल में क्या बोला गया है? 2 masses of 10 kg and 20 kg, 2 masses 10 kg 20 kg are connected by a massless spring as shown in the figure. Force of 200 Newton acts on 20 kg mass at the instant shown. The 10 kg has an acceleration of 4 meter per second square, ठीक है। इसका एक्सेलेरेशन आगे की तरफ बच्चों 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। राइट वर्ड्स, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg
मास। तो आप में से कोई बच्चा जो कॉन्फिडेंट फील कर रहा हो या जो भी आपके दिमाग में थॉट आ रहे हो बच्चों, आपने क्या किया है मतलब सवाल सॉल्व करते समय सबसे पहली अप्रोच क्या थी? टेंशन फाइंड किया। टेंशन फाइंड आपने किसके एफबीडी बना के किया है? 10 केजी वाले की, बिल्कुल। तो 10 केजी पे जो टेंशन या फोर्स लगा रही होगी स्प्रिंग, उसकी वजह से ब्लॉक आगे जा रहा होगा। तो 10 केजी मास है और एक्सेलरेशन बेटा 4 है, तो टेंशन की वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन। सही है बच्चों? तो ये 40 न्यूटन आ गया होगा, सबको आया ये? अब बच्चों मैंने आपको बताया कि स्प्रिंग मासलेस, अगर आपको सवाल में नहीं बोला जाए आइडियल स्प्रिंग, तब भी आपको बाय डिफॉल्ट उसको वही लेके चलना है। तो टेंशन हर पॉइंट पे सेम होगा, तो बेटा यहाँ पे भी टेंशन 80 न्यूटन ही, सॉरी 40 न्यूटन होगा। ठीक है, अब 40 न्यूटन तो है, ये मान लीजिए बच्चों इधर 200 न्यूटन है। ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन हमसे सवाल में पूछ दिया गया, बताइए कितना होगा। अब बच्चों ये मुझे बताओ कि इस पे जो टेंशन लग रहा होगा या जो स्प्रिंग फोर्स इस पे फोर्स लगा रही होगी, वो बैकवर्ड्स होगा या फॉरवर्ड होगा? बैकवर्ड होगा। बच्चों ये बात समझ में आती है आप सभी को? इसका कारण क्या है बच्चों वैसे कि बैकवर्ड होने का? बिल्कुल, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं बच्चों कि क्योंकि इसका एक्सलेशन आगे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब इस पे टेंशन आगे की तरफ होगा। तो स्प्रिंग में बच्चों कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इधर वाले एंड पे भी टेंशन इधर और इधर वाले एंड पे भी टेंशन इधर। स्प्रिंग हमेशा अपने नेचुरल लेंथ को रिगेन करने की कोशिश कर रही है। अगर इस वाले हिस्से पे टेंशन इधर है तो इस वाले हिस्से पे टेंशन इधर ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इस पे भी इधर, इस पे भी इधर। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? अगर इस वाले हिस्से पे टेंशन इधर होता तो इस वाले हिस्से पे टेंशन इधर होता। हमेशा टेंशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मेरी बात क्लियर है? तो देखिए इस पे टेंशन इधर होगा बच्चों, कुछ ये सिचुएशन होगी, तो आप एक्सलेशन निकालना चाहते हो, तो इसका मास कितना है? 20 किलो है। ठीक है, तो ये वाला फोर्स जीत रहा है, तो 200 माइनस 40 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बच्चों नेट फोर्स हो जाएगा 160, 160 बराबर 20 A। सॉल्व करेंगे बच्चों, ए की वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कितने बच्चों का आ गया था बेटा फोर्थ ऑप्शन? हाथ उठा दो जरा। बहुत बढ़िया, क्लियर है सब कुछ? यस सर। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं, देखिए स्प्रिंग फोर्स पे। हम्म, कौन सा वाला? ओके, ठीक, बदल रहा हूं बच्चों स्लाइड, है ना? हाँ, कौन सा क्वेश्चन था? लिखिए बेटा, जो भी रह गया जल्दी से लिख लीजिए, 2 ही 4 लाइनें तो हैं, जल्दी से लिख लिया करिए आप लोग। चलिए अगला सवाल बच्चों ध्यान से करिएगा, है ना? अगला सवाल भी बिल्कुल बेसिक ही है, देख के घबराना नहीं है आपको। एक्सटेंशन पूछा है बच्चों दोनों स्प्रिंग में, दोनों के आपको के की वैल्यू गिवन है और मासेस गिवन है। बच्चों किसी का हो जाए तो भी डिस्टर्ब नहीं करिएगा, करने दीजिए सबको, लास्ट में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे।
कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया? एक बार हाथ उठा दीजिए तो मुझे आइडिया लग जाए। ओके, मुरादाबाद पाठशाला 07 कितने बच्चों का हो गया है? ओके, ठीक, बढ़िया। चलिए बच्चों, डिस्कशन करते हैं। फाइंड एक्सटेंशन इन बोथ द स्प्रिंग्स। तो बच्चों थोड़ा सा मेरी मदद करिए। आप सबसे पहले किस पे एक्सटेंशन निकालने की कोशिश की आपने? 2 kg वाले पे। चलिए ठीक है, तो 2 kg वाले को बच्चों आप सोचेंगे तो इसकी अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं 2 kg पे, तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है बच्चों 2g, है ना? और ऊपर की तरफ स्प्रिंग पे फोर्स लग रहा है और कुछ तो है नहीं बच्चों, बोले सही है? तो बेटा टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2g। तो यही क्या बच्चों टेंशन होगा जिसकी वजह से एक्सटेंशन आएगा स्प्रिंग में, बोलो? तो इसको बेटा आप kx के बराबर कर दीजिए। k आपका 100 है और x की वैल्यू आपको निकालनी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20 डिवाइड बाय 100 यानी 1/5 मीटर। सही बच्चों? तो इसको 1/5 मीटर या 20 सेंटीमीटर इतना आएगा। कितने बच्चों का आ गया था वैसे ये सही? दूसरी वाली स्प्रिंग में एक्सटेंशन 0.2। यस सर। वेरी गुड, 0.2 मीटर या 20 सेंटीमीटर सही है। अच्छा बच्चों, पहली वाली स्प्रिंग के लिए फिर किसकी एफबीडी बनाएंगे आप? 1 kg। ओके, हाँ हाँ, 3 kg अगर एक साथ ले लेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? तो क्योंकि इस स्प्रिंग की जिम्मेदारी इस पूरी चीज को मैनेज करने की है ना? तो मान लीजिए 1 kg, ये 2 kg, तो टोटल हो गया 3 kg। नीचे की तरफ लग रहा होगा बेटा 3g और ऊपर की तरफ आ रहा होगा टेंशन T1। तो T1 बराबर हो जाएगा 3g और इसको बराबर रख देंगे kx। k की वैल्यू बच्चों 100 और x की वैल्यू आपको निकालना है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 100 यानी 3/10 मीटर यानी 0.3 मीटर। ठीक है, कितने बच्चों के दोनों सवाल सही थे? हाथ उठाइए। वेरी गुड। नोट कर लीजिए बच्चों, फिर एक और सवाल कराता हूं और अगला सवाल थोड़ा ध्यान से समझिएगा, है ना? बिल्कुल सीधा सीधा आपसे F बराबर kx का एप्लीकेशन नहीं होगा अगले सवाल में, थोड़ा दिमाग लगेगा, तो एक उस टाइप का भी कर लेते हैं। हटा दूं बच्चों ये सवाल? ठीक, एक सेकंड। हाँ हाँ, लिखिए 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 लिखिए। चलिए बच्चों, अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में बच्चों सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और उस प्लेटफॉर्म से पुली एक अटैच है। ठीक है, प्लेटफॉर्म से पुली अटैच है और 2 ब्लॉक्स अटैच हैं जिनके बाद बीच में स्प्रिंग है, तो ये पुली हो गया। और इस पुली से बच्चों 2 ब्लॉक्स अटैच्ड है, ब्लॉक 1 और ये ब्लॉक 2। बच्चों ये दोनों स्प्रिंग से अटैच्ड है, ठीक है। इसका मास ले लेता हूं मैं 2 किलोग्राम और इसका मास मैं ले लेता हूं 6 किलोग्राम। और बच्चों फिर पुली से एक अगला मास इधर भी अटैच्ड है, ठीक है। और ये जो मास अटैच्ड है, देखो जरा, ये मान लेते हैं कुछ 10 किलोग्राम है, ठीक है। ये सिचुएशन है बच्चों। सवाल में आपसे पूछ दिया गया है, सारी चीजें पूछ लेते हैं बच्चों कि टेंशन बता दो स्ट्रिंग में कितना होगा, टेंशन बता दो स्प्रिंग में कितना होगा, अगर स्प्रिंग का कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर है तो बताओ कि उसमें एक्सटेंशन कितना होगा। सवाल सबको क्लियर है क्या बच्चों? हो क्या रहा है पहले बताओ। ठीक है, अब मुझे बता दो बच्चों कि कहीं फ्रिक्शन रिक्शन नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं, हर जगह स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है कहीं पे भी। अच्छा, 2 ब्लॉक अटैच्ड हैं स्प्रिंग से, एक इधर से थ्रेड से कनेक्टेड है, इधर 10 kg का, स्मूथ है हर जगह, कहीं पे फ्रिक्शन नहीं है। मुझे बताओ बच्चों ये पूरा सिस्टम किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा? राइट वर्ड्स, लेफ्ट वर्ड्स? राइट वर्ड्स करेगा, ठीक है। अगर तुम लोगों ने कल का डिस्कशन समझा होगा तो मुझे नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम खट से बता दोगे।
ये इक्विलिब्रियम में है बच्चों, मतलब सारी चीजें इक्विलिब्रियम में चल रही। जी सर। ए नेट पूछ रहा हूँ बेटा, ए नेट 10 होगा ए नेट। ठीक है, आप लोगों ने क्या फॉर्मूला लगाया ए नेट निकालने के लिए? वेरी गुड। नेट पुलिंग फोर्स, तो बच्चों यहाँ पे 10G नीचे की तरफ लग रहा है। कोई ऐसा फोर्स जो इस मोशन को अपोज करना चाहे बच्चों, देख लो एक बार, कोई ऐसा फोर्स जो इसको अपोज करना चाहे, कोई है क्या? नहीं। अच्छा, दिमाग में अगर ख्याल आ रहा हो कि सर 2 kg को तो स्प्रिंग अपोज करेगी, लेकिन उतना ही 10 kg को सपोर्ट भी कर देगी ना, तो कोई अपोजिशन नहीं है। कोई अपोजिशन नहीं है मतलब नेट पुलिंग फोर्स बच्चों 10G हो गया। और क्या लिखा करते थे बच्चों फिर डिनोमिनेटर में हम लोग? टोटल मास। तो टोटल मास बच्चों देखो 6, 2, 8 और 8, 10, 18। बोलो सही है क्या बच्चों? 6, 2, 8, 10, 8, 18। तो क्या 10G/18 आ जाएगा? बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है जो मैं लिख रहा हूं या नहीं आ रहा है? तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 5G/9। सही है ना? पूरे सिस्टम के एक्सेलरेशन। किसी को कुछ भी डाउट होगी सर ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, आप पूछ सकते हो। अगला स्टेप बढ़े, बोलो। पक्का? ठीक। अब बच्चों नेट एक्सेलरेशन आ गया 5G/9, यानी ये ब्लॉक 5G/9 से नीचे जा रहा है। एक लाइन में मुझे लिखना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग एक लाइन में लिखना है। हाँ हाँ, 10G आएगा, 2G आएगा, 6, 2, 8, 10, 8, 18 है ना। 10G/18 होगा, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, 5G/9 आ जाएगा एक्सेलरेशन। सही है? हाँ बच्चों, ये बताओ मुझे टेंशन जल्दी से, आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, घबरा गए हो क्या तुम लोग सवाल देख के? M इंटू G इफेक्टिव, एब्सोल्युटली। तो बेटा M की वैल्यू मैं कितना रख दूं? 10 kg। और G इफेक्टिव कितना रख दूं? कितना रख दूं बेटा? G-A। तो क्या बेटा G-5G/9 कर देना चाहिए? तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा, 10, 9G-5G, तो क्या बेटा 4G/9 बन जाएगा। तो 40G/9 न्यूटन, इतना टेंशन आ जाएगा। बोले क्लियर है क्या? ठीक है। अब बच्चों ये पूरी चीज सेम एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है या अलग अलग एक्सेलरेशन से? अब बेटा ध्यान से सुनिएगा और सबका सही आंसर आना चाहिए भैया। स्प्रिंग में मुझे टेंशन निकालना है, मैं किसकी एफबीडी ड्रॉ कर दूं? ये समझ में आता है बच्चों? 6 kg से एक लाइन में आंसर आएगा, बोलिए। 2 kg से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा। इसमें एक लाइन में आंसर आएगा, तो 6 kg उस पे टेंशन जो स्प्रिंग का आएगा, वही कारण है इसके 5G/9 से आगे एक्सेलरेट होने में। बोलिए सही है? तो टेंशन इन द स्प्रिंग आ जाएगा बच्चों मास इंटू एक्सेलरेशन। बोलिए ठीक है बेटा? 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3, 2, 3, 3। क्या बच्चों 10G/3, क्या यही टेंशन होगा स्प्रिंग में? अब मुझे एक्सटेंशन निकालना है बेटा, स्प्रिंग में क्या कर देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, 10G/3, ये टेंशन इन द स्प्रिंग बराबर K इंटू एक्स होगा। बेटा K की वैल्यू 50 न्यूटन पर मीटर है और x मान लीजिए एक्सटेंशन है स्प्रिंग में। तो G से देखिए बच्चों ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल कर देंगे 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2/3 मीटर आ जाएगी। बोलिए बच्चों सही है? ध्यान से देख लीजिए सवाल, अगला सवाल आपको करना है। ऑलमोस्ट सेम कंडीशन है, थोड़ा सा स्प्रिंग की लोकेशन चेंज है बस। नहीं समझा बेटा आपकी बात। हाँ, अगर सवाल में आपसे नहीं पूछा है, डायरेक्ट एक्सटेंशन पूछ दिया है, तो फिर आपको ये टेंशन निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर पूछा है मान लीजिए सवाल में, तो फिर ऑब्वियसली निकालना होगा। कैसे बेटा? मास प्लस करके नहीं समझा मैं आपकी बात, मतलब कैसे कहना चाह रहे हैं आप? बोलिए, घबराइए नहीं, सही गलत होगा कुछ नहीं होता। हाँ
एक सेकंड बेटा, एक एक करके पूछे। हाँ बोलिए बेटा आप पहले। जी आगे रखकर 8g को kx के इक्वल करके 8g, लेकिन आपको कहां मिला है? अच्छा 8g को kx, नहीं 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 नहीं, कैसे कर पाएंगे बेटा? 8g हॉरिजॉन्टल रखा है ना, तो उस पे ग्रेविटेशन। हाँ अगला डाउट पूछिए, अगला कौन पूछ रहे थे? सर हाँ जो हाँ हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है बच्चों। कोई इनके प्रश्न का उत्तर देना चाहेगा क्या? कि इन्होंने कहा कि क्या सर टेंशन ऑफ द स्प्रिंग आपने 6 kg का एफबीडी इसलिए बनाया क्योंकि वो बड़ा है? कि बच्चों ये रीजन है? सर क्योंकि वो आता है इजीली रिजल्ट ला सकते हैं। हाँ देखिए बेटा, आप अगर 2 kg का बनाएंगे ना तो आपको टेंशन इसकी, देखिए 2 kg से भी बनाएंगे तो सेम ही आंसर आएगा। बस कारण ये इसलिए नहीं 2 kg क्योंकि इसमें टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग भी आएगा, फिर टेंशन ऑफ द स्प्रिंग आएगा, फिर आप नेट एक्सेलरेशन आगे लिखोगे 5g/9, फिर आप लिखोगे ये वाला टेंशन माइनस स्प्रिंग वाला टेंशन बराबर 2 × 5g/9। तो आपको एक स्टेप, तो एक तो पहले आपको फोर्स की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग निकालने के लिए थोड़ा बहुत सब्ट्रैक्शन एडिशन करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा काम ज्यादा हो जाएगा। अगर आप इसकी बनाओगे एफबीडी तो सीधा सीधा F बराबर ma, एक लाइन में आंसर आएगा। इस वजह से हम लोग पीछे वाले की एफबीडी बना रहे हैं। बाकी आंसर आपका 2 kg से भी आ जाएगा। ओके सर बच्चों मैं बस सवाल बदल रहा हूं भाई, हैं सवाल दे रहा हूं अगला, ठीक है? पीछे स्लाइड नहीं बुलवाओगे ना, फिर लगा दूं अगली स्लाइड। ओ सर जल्दी से लिखो बेटा। सर x5/3 आएगा ना? x 5/3 कैलकुलेशन उससे करी ना। नहीं नहीं 2/3 सही तो है, 5 से कैंसिल हो जाएगा ना, 5 1 5 2 10, तो 2/3 ही तो आएगा। अगला सवाल बच्चों सेम कॉन्सेप्ट, होपफुली आप सारे लगा लोगे सही से, चीजें समझ में आई होंगी, काफी दिनों से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी। देखिए एक एक पार्ट निकालिएगा बच्चों, जल्दबाजी में पूरा नहीं एकदम से करना। पहले एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालिए, जो ड्राइविंग फोर्स है सबको जोड़ दीजिए, जो अपोज कर रहा है उसको घटा दीजिए। फिर टेंशन निकालना आपको स्ट्रिंग में, तो सोचिएगा किसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते ही एक लाइन में आंसर आएगा। फिर आपको एक्सटेंशन निकालना है स्प्रिंग में। बच्चों इस सवाल में ना हम लोग एक स्टेप एट अ टाइम करते हैं। तो पहले ना एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम का आंसर मैच कर लेते हैं, ठीक है? तो आप लोग खत्म कर लीजिए जल्दी से एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम वाला, क्योंकि वही सबसे पहले डिस्कशन करेंगे हम लोग, ताकि गड़बड़ वैल्यू के साथ हम लोग आगे ना बढ़े। सर 50/6 ओके 5g/6 ठीक है बच्चों, आपने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया? नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइड बाय नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। यस सर टोटल मास में क्या क्या आ जाएंगे बच्चों? 5 या 6? 6 टोटल मास 6 आएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, है ना? और नीचे की तरफ जो पुल कर रहा है सिस्टम को, एक तो 3g नीचे ले जा रहा है, बोलिए सही है? यस सर और 2g भी तो नीचे ले जा रहा है ना। यस सर अब इसमें ये मैं सोचेगा कि सर स्प्रिंग का, देखिए स्प्रिंग का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। पिछले वाले सवाल में भी देखिए तो स्प्रिंग का नेट पुलिंग फोर्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग जितना खींचेगी उतना ही अपोज कर देगी ना। तो नेट पुलिंग फोर्स निकालते समय ना आपको स्ट्रिंग का ध्यान रखना है, ना ही स्प्रिंग का ध्यान रखना है, ठीक है? तो नीचे की तरफ 3g और 2g, 5g बच्चों नेट पुलिंग फोर्स है, टोटल मास 6 है, तो 5g/6 आंसर आएगा नेट एक्सेलरेशन का। कितने बच्चों का आ गया था एक बार हाथ उठा दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। सर हाँ हाँ सही है आ रही बेटा, बोलिए। ओके ओके, टेंशन इन द स्ट्रिंग बताइए, टेंशन इन द स्ट्रिंग। सर 5g/6 5g/6 ओके 5g/6 आपने किसकी एफबीडी बनाई बच्चों निकालने के लिए टेंशन? 1 kg की एफबीडी बनाना सबसे आसान रहेगा ना बेटा, क्योंकि अगर पूरा सिस्टम 5g/6 से जा रहा है तो ये भी तो 5g/6 से ही जाएगा ना।
सर। और इसको आगे ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेंशन इन द स्ट्रिंग, है ना? यस सर। तो F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा? 5g/6। 5g/6। आया बच्चों तुम लोग का? यस सर। कितने बच्चों का 5g/6 आ गया था आंसर? हाथ उठा दो जरा। वेरी गुड वेरी गुड। अगला पार्ट बच्चों, सी पार्ट, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से समय लीजिए। हाँ, 50g/6। ओके 1 मीटर। ओके, ठीक है, 0.1 मीटर। ओके। 1.1 भी आ रहा है, 0.1 भी आ रहा है। नहीं सर 1.1 मीटर। 1.1 आ रहा है, ठीक। सर 0.1 मीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 15g/6 बट 1/6 आएगा। ठीक है, तुम लोग के सबके आंसर अलग आ रहे हैं, पता नहीं तुम लोगों ने क्या किया है बच्चों। टेंशन इन द मतलब एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग निकालने के लिए सबसे पहले हमें स्प्रिंग में टेंशन निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। यही वाला टेंशन उठा के 0.2 मीटर सही है। 0.1। अच्छा चलो, टेंशन इन द स्प्रिंग निकालने, देखो एक चीज तो सबको समझ में आ गई होगी, अगर मुझे एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग निकालना है तो मुझे टेंशन इन द स्प्रिंग की जरूरत पड़ेगी। अब टेंशन इन द स्प्रिंग निकालने के लिए आप किसकी एफबीडी बनाएंगे ताकि तुरंत आंसर आए? 3 kg या 2 kg बेटा? 3 kg। अच्छा, आपने 3 kg ही क्यों सिलेक्ट किया? बच्चों 3 kg पे ही तो बस टेंशन इन द स्प्रिंग लग रहा है ना। 2 kg का है तो फिर प्रॉब्लम होगी, टेंशन इन द थ्रेड भी कंसीडर करना होगा, टेंशन इन द स्प्रिंग, फिर ग्रेविटी। इसका सिंपल सा हिसाब किताब है, और 5g/6 एक्सेलरेशन है इसका नीचे की तरफ। तो बच्चों तुरंत बता दो जरा, एक लाइन में कैसे लिख दूं मैं टेंशन इन द स्प्रिंग? m इंटू जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? g माइनस ए। तो क्या बेटा g-5g/6 लिखना चाहिए? तो क्या बेटा ये g/6 बन जाएगा 3g/6? तो क्या बेटा g/2 बन जाएगा? आया क्या बेटा तुम लोग का टेंशन इन द स्प्रिंग? g/2 यानी 5 न्यूटन। ठीक है, अब क्या बचा? एक्सटेंशन निकालना है तो ये बराबर kx के होगा। k की वैल्यू बेटा 50 है और x हमें निकालना है, बोलिए सही है? देखिए बेटा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, है ना। x की वैल्यू आ जाएगी 1/10 मीटर, यानी कि 0.1 मीटर। ये बच्चों आंसर आएगा भैया एक्सटेंशन का। किसी भी बच्चे का ये मैच नहीं किया हो, उसने कुछ और तरीका अपनाया हो, कुछ और दिमाग लगाया हो, मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा कहां गड़बड़। अच्छा ये तो बता दो कितने लोगों का एक्सटेंशन सही आ गया था? कितने लोगों का एक्सटेंशन सही आ गया? अरे वाह, बहुत सारे बच्चों का सही था, गुड गुड। अयोध्या पाठशाला भैया क्या चल रहा है? हाँ हाँ, पीछे ही वालों को सही, आगे वाले बच्चे क्या है, तुम लोग बस आगे बैठे पढ़ नहीं रहे हो? हाँ हाँ, अगर आप लिखना चाहो, इसको बेसिक से करना चाहो तो ऐसा लिखा जाएगा 3g माइनस टेंशन इन द स्प्रिंग बराबर 3 इंटू 5g/6। हाँ, तो देखिए फिर से वही बन जाएगा ना बेटा, टेंशन को उधर लाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, 3 कॉमन ले लीजिए तो g माइनस 5g/6 ही तो बनेगा, सही बनेगा। हाँ हाँ बच्चों देखिए, अगर आप एक लाइन वाले चीजें करते हैं ना तो कैलकुलेशन से बच जाएंगे। जैसे इस बच्चे ने सही किया है, ये जिनके साथ मेरा डिस्कशन चल रहा था, इन्होंने गलत कुछ नहीं किया। देखो ये इक्वेशन लिखना एकदम सही है, लेकिन यहां से यहां आने पे हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, और पेपर के टाइम पे जब आप फाइनल एग्जाम लिख रहे होगे, इस टाइप के कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कारण ये है, समय कम है, आप प्रेशर में हो, है ना, आप देख रहे हो, टेंस माहौल रहता है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो जितने कम कैलकुलेटिव स्टेप होंगे उतना ज्यादा एक्यूरेट आंसर आने के चांसेस रहते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज का बच्चों ध्यान रखिए। अभी भी जो इस चीज से कंफर्टेबल नहीं है, जो इससे जा रहे हैं, इसमें देखिए कोई बुराई नहीं है। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे होते, इंजीनियरिंग एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे होते, तो मैं आपको बोलता ही नहीं ऐसे जाने की, मैं आपको यही बोलता। लेकिन टारगेट एग्जाम हमारा अलग है, जहां पे समय कम है, इफेक्टिव कैलकुलेशन करना है, तो बेहतर यही रहेगा कि आप डायरेक्ट ये याद कर लीजिए। बोलिए। ठीक है, तो माइक क्लियर रहिएगा बेटा। एक्सटेंशन के लिए हमें किस पे फोर्स निकालना पड़ेगा? बोलिए। अगर मुझे एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग निकालना है
तो मुझे क्या निकालना चाहिए, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, मतलब हाँ मतलब स्प्रिंग में फोर्स निकालना चाहिए ना पहले। तो स्प्रिंग में फोर्स निकालने के लिए आपके पास 3 ब्लॉक हैं, 1 2 3। किसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो तुरंत आंसर आएगा? 3 kg वाली, सी वाले की, है ना। तो देखिए इस पे, देखिए 3 kg, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग ऊपर है, नीचे इस पे फोर्स लग रहा है 3g, नीचे इसका एक्सेलरेशन है 5g/6। कोई ब्लॉक नीचे एक्सेलरेट करता है तो उसका टेंशन डायरेक्ट लिख देते हैं ना हम लोग, m टाइम्स g इफेक्टिव। ठीक है, तो m है और g इफेक्टिव हो जाएगा g माइनस 5g/6। माइनस क्यों लग रहा है? क्योंकि नीचे जा रहा है। सिंप्लीफाई करेंगे तो g/2 आ जाएगा टेंशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, इस लाइन को आप सिंप्लीफाई करेंगे, टेंशन इन द स्प्रिंग आ जाएगा g/2 यानी 5 न्यूटन। अब टेंशन इन द स्प्रिंग ही तो kx के बराबर होगा। बोलिए, तो उसको बराबर कर दीजिए kx। k की वैल्यू 50 गिवन है, g की वैल्यू 10 गिवन है। आगे चलिए बच्चों, अगला हेडिंग डालिए। अगली हेडिंग डालिए बेटा। नोट कर लिया ये सबने? हाँ हाँ। सर आपने जो बी वाला जो आपने निकाला है, हम्म। आपने 1 की तो सर ये आपने क्यों निकाला? पूछा है ना बेटा, टेंशन इन द स्ट्रिंग। बी पार्ट में पूछा ना, टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालिए, इसलिए। सर हमने टेंशन तो 5 निकाल दिया। नहीं 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 नहीं, ये स्प्रिंग में टेंशन है, दो अलग चीजें हैं। स्ट्रिंग में टेंशन अलग है, ये अलग है, और ये अलग है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सर बच्चों एक चीज और ध्यान से सुनिए। जैसे कि मान लीजिए मैं ऐसा कि बोल दूं कि एक स्प्रिंग है, और फिर वो जाके एक ऐसा है, और फिर एक ब्लॉक कनेक्टेड है। ठीक है, तो देखिए अगर स्प्रिंग और ये मान लीजिए, चलिए इसको स्ट्रिंग का हिस्सा मान लीजिए और ये इसको स्प्रिंग मान लीजिए। देखिए बच्चों, ऐसा आप मान सकते हो कि स्प्रिंग और ये स्ट्रिंग है, अगर दोनों के बीच में कोई ब्लॉक नहीं है ना, ठीक है, तो भी दोनों में सब में टेंशन सेम रहेगा। मतलब जैसे मैं बोल दूं कि यहां तक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से यहां पे धागा जोड़ दिया गया, थ्रेड बांध दिया गया, और फिर ब्लॉक कनेक्टेड है, तो जो स्प्रिंग टेंशन का होगा वही टेंशन थ्रेड का होगा। डिफरेंस तब आ जाएगा जब दोनों के बीच में ब्लॉक आ जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो सेम स्प्रिंग हो, टेंशन प्लस स्प्रिंग सेम हो, या तो टेंशन सेम रहेगा, लेकिन अगर दो थ्रेड हो गए तो दोनों में टेंशन अलग, दो स्प्रिंग हो गए तो दोनों में टेंशन अलग, दो एक थ्रेड एक स्प्रिंग हो गए तो भी टेंशन अलग। अगर बीच में ब्लॉक आ जाता है तो अलग अलग, अगर सेम है तो थ्रू आउट सेम रहेगा। याद रहेगा बेटा ये? लिख लिया आप सबने ये? अगली हेडिंग डालिए। कटिंग ऑफ थ्रेड, कटिंग ऑफ थ्रेड। बोलिए बेटा। हाँ चल, यहीं तक रखते हैं बच्चों, कटिंग ऑफ थ्रेड अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। डीपीपी नंबर 1 के बच्चों डाउट अगर कुछ है तो पूछ लीजिए, डीपीपी नंबर 1 के। तो क्लास में आ जाते हैं। मेरे 2 क्लास हैं आज। सर पूछ रहा हूँ। अरे भैया ऐसी नहीं नहीं, 2 नहीं है। डीपीपी 2 का क्वेश्चन नंबर। सर आज आप मेरे गेस्ट। हाँ मैं 2, क्योंकि इसके बाद तुम लोग के बाद 11वीं वालों के साथ क्लास है, तो मुझे लगा कि क्लैश हो रहा है क्या। डीपी नंबर 1 में डाउट नहीं, वो जा सकते हैं। हाँ हाँ, जिनको कुछ कुछ नहीं पूछना है बच्चा आप जा सकते हैं। डीपीपी का 8% लगा लीजिए। राइट क्वेश्चन नंबर 9। हाँ ऐसे ऐसे नहीं पूछे बच्चों, नहीं तो बहुत जम्बल्ड हो जाएगा। थैंक यू बेटा। डीपीपी नंबर 1 में कुछ पूछना है क्या बच्चों किसी को? डीपीपी नंबर 1 में, सर एक वाला 9 क्वेश्चन डीपीपी नंबर 1 का 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? 9th क्वेश्चन, 7th और 8th क्वेश्चन में 7th और 8th भी
चलिए 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है डीपीपी नंबर 1 का? सर इसमें कह रहा है when a horse pulls a wagon, हम्म the force that causes the horse to move forward, हाँ। तो वो फोर्स बताना है जो हॉर्स को फॉरवर्ड मूव कर। हाँ, तो देखिए बच्चे, जब हॉर्स रोड को पीछे की तरफ पुश करता है ना, जैसे हम जमीन पे चलते हैं तो हम क्या करते हैं, जमीन पे चलते समय ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं, फिर ग्राउंड का रिएक्शन आता है हमारे पैर पे, वो हमें आगे ले जाता है। ठीक है, तो हॉर्स के केस में भी सेम सिचुएशन होगी, जब वो पैर से जमीन को पीछे पुश करता है तो उसको फिर वो आगे की तरफ कार्ट मूव करती है। ऑप्शन में क्या क्या है? हाँ, तो ग्राउंड एक्सर्ट करता है फोर्स, इसकी वजह से वो आगे मूव करता है। क्लियर है? यस सर। 8वां बताइए क्या है? सर अ पर्सन सिटिंग इन एन ओपन कार हाँ velocity हाँ throws a ball vertically up हाँ into air. हाँ The ball falls. हाँ, तो वापस से उसके हाथ पे ही गिर जाएगी, क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए आपने ये कार है, ओपन कार है, यहाँ पे आप बैठे हुए हो, आपने बॉल को ऊपर फेंका। ठीक है, तो जब आप बॉल को ऊपर फेंकते हो ना, तो बॉल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी कार की ही मिल जाती है। तो मान लीजिए आपकी कार 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही थी, तो जब आपने बॉल फेंकी आगे, तो बॉल को भी 10 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ मिल गई। तो जितना दूर आप चलोगे, मान लो 1 सेकंड के बाद बॉल ऊपर से नीचे आती है, तो 1 सेकंड में जितना आप चलोगे उतना ही 1 सेकंड में बॉल भी चल जाएगी हॉरिजॉन्टल, तो वापस से उसको आप अपने हाथ में ही कैच कर लोगे। ठीक है, लेकिन अगर कार एक्सेलरेट कर रही होती है ना, तो फिर सिचुएशन अलग हो जाती। मैं अभी सूडो फोर्स आपको पढ़ाऊंगा तो वहां उसका डिस्कशन करूंगा। फिलहाल तो चूंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है तो सेम कैच कर लेगा इंसान वापस से। क्लियर है 8वां? एक सेकंड 8वां क्लियर हो गया क्या जिन्होंने पूछा था? यस सर। तो वो उसके हाथ में कि कार में गिरेगा, तो ऑप्शन। अच्छा, अगर हाथ पे फेंका है तो वापस से हाथ पे ही गिरेगा वो। ठीक है, ठीक है, कार पे। एक सेकंड बच्चों, देखिए जो कोई पूछ रहा है तो प्लीज बीच में मत करिए, क्योंकि एक एक डिस्कशन हो सकता है ना, सब एक साथ करोगे तो किसी को कुछ फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, 8वें सवाल में पढ़िए, ऑप्शन क्या दिया हुआ है बेटा? ऑप्शन दिया हुआ है आउटसाइड का। आउटसाइड गलत है, फिर इन द कार ओके, the car to the side of a person exactly in the hand which you it up. फोर्थ ऑप्शन की है सर फोर्थ ऑप्शन है। ओके सर, सही है। सही है ना? ठीक है, 8वां हो गया। 9वां कोई पूछ रहा था? सर हाँ हाँ, वेट जो है ग्रेविटी पे वेट ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। अगर बहुत कोई लॉन्ग ऑब्जेक्ट है, आप ऐसी जगह पे खड़ी कर दो उस ऑब्जेक्ट को जहां पे, जैसे मान लो 10 किलोमीटर लंबा या 100 किलोमीटर लंबा कोई रॉड है, तो उसका वेट हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा। तो बिल्कुल वेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता ही है, कहीं पे भी करेगा बेटा, वो तो mg होता है ना। एक सेकंड सारे लोग एक साथ नहीं। 7 हो गया, 8 हो गया, 9वां बताइए। 9वें में किसको डाउट है? नहीं समझ आया। अगर तरफ वर्टिकली बॉल फेंकेंगे तो बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैसे लो, कैसे तब वो समझ हाथ में वो बाहर यूज है ना बाहर। मैं समझाता हूं, आप भूल गए वो कॉन्सेप्ट। जब मैं आपको काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि जिस प्लेटफॉर्म से आप बॉल फेंकते हैं या कोई ऑब्जेक्ट छोड़ते हैं, वो प्लेटफॉर्म की ही वेलोसिटी अटेन करता है। बैलून वाला प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को कराया था मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर, भूल गए होगे आप लोग? अभी याद कर लीजिएगा, जिस प्लेटफॉर्म से आप बॉल को फेंकेंगे, बॉल उसी प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी को अटेन कर लेता है। तो जैसे मान लीजिए कार पीछे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड जा रही है, आप बॉल ऊपर उछालेंगे तो पीछे की तरफ बॉल 10 मीटर पर सेकंड अटेन कर लेगी। ठीक है, तो जितना कार हॉरिजॉन्टल चलेगा, बॉल भी उतना हॉरिजॉन्टल चलेगा, तो वापस उसके हाथ पे ही गिरेगी। हाँ, 9वां सवाल जो पूछ रहे थे पूछ लीजिए भाई, क्या डाउट है? इसमें लिखा है देखो, इन ए सर्कल a horse that is a vertically jump on the horse Okay. and falls back on the horse because. हाँ हाँ, यही वाला केस हो गया बेटा, कि अगर आप, जैसे वो हॉर्स है ना, जो भी मूव कर रहा है, कोई चीज मूव कर रहा है, उसके ऊपर वो जंप करता है, तो जंप करते समय क्या होता है कि जो हॉर्स की वेलोसिटी वही इसको मिल जाती है। तो जितने टाइम में ये यहां से यहां पहुंचेगा, उतने ही टाइम में जो जंप किया है वो भी हॉरिजॉन्टल उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो वापस से उसी पे आ जाएगा। ठीक है, बोलिए।
सेकंड वाला सेकंड वाला बताइए क्या सवाल है सेकंड वाला। A boy sitting on the topmost in the compartment of a train Uh-huh. is just going to stop हम्म on a railway station. हम्म Drops an apple aiming at the open हाँ door. Drops an apple at a distance of about ठीक है हाँ ये बच्चे डीपीपी 1 का सवाल है। ठीक है अभी बच्चों मैं आपको ना अगली क्लास में सूडो फोर्स पढ़ाऊंगा। ठीक है सूडो फोर्स पढ़ाऊंगा। सूडो फोर्स में यही डिस्कशन करने वाले कि जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले जाते हो, जैसे अब कार या जो ट्रेन है ना बेटा वो रुकने वाली है। ठीक है एक काम करते बच्चों इस सवाल को मैं कल ही डिस्कशन कर दूंगा सूडो फोर्स पढ़ाने के बाद, क्योंकि कार रुकने वाली है ना, जो ट्रेन है आपकी रुकने वाली है, यानी ट्रेन पे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। मान लीजिए इस तरफ वेलोसिटी थी ट्रेन की, इधर जा रही थी और ट्रेन रुकने वाली है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इधर होगा। तो एक्सेलरेशन इधर होगा तो आप ट्रेन के फ्रेम में चले जाओगे और ट्रेन के फ्रेम से देखोगे उस सिक्के को, तो उस सिक्के पे दो एक्सेलरेशन आएंगे, एक तो नीचे की तरफ ग्रेविटी आएगी और आगे की तरफ एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि सूडो फोर्स लगेगा ना। ठीक है तो मान लीजिए ऊपर वाले बर्थ पे बच्चा था, उसने कॉइन को फेंका, अगर ये रिटार्ड नहीं कर रही होती और कॉइन फेंका जाता तो सीधा सीधा नीचे बैठे हुए बच्चे के हाथ पे गिरता। चूंकि ये रिटार्ड कर रही है तो सिक्के पे सूडो फोर्स लगेगा आगे तरफ और सिक्का थोड़ा सा जाके उसके हाथ के आगे गिर जाएगा। ठीक है नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, आप इसको ना मैं कल आपको यही सवाल फिर से लूंगा जब सूडो फोर्स पढ़ाने के बाद, है ना, तो वहां पे और अच्छे से क्लियर जाएगा। ठीक है ओके बोलिए। एक सेकंड बेटा बोलिए। हाँ हाँ एक बार वो समझा दीजिए और एक बार assertion inertia is the property by virtue of which the body is unable to change by itself the state of rest only। नहीं तो गलत हो गया, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन दोनों होना चाहिए। हॉर्स वाले की सिचुएशन ये है कि जब वो या कोई भी चीज अगर चलती है रोड पे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप पुश करते हो पीछे की तरफ। जैसे हॉर्स चल रहा है रोड पे तो वो हॉर्स क्या कर रहा है, अपने पैर से रोड पीछे पुश करता है तो उसका रिएक्शन लगता है आगे की तरफ और उस रिएक्शन की वजह से हॉर्स आगे जाता है। सेम गोज विद मैन वॉकिंग ऑन रोड। तो अगर मैन रोड पे चल रहा है तो भी यही सिचुएशन होती है, हम जमीन पीछे पुश करते हैं और आगे चलते हैं। बच्चों डीपीपी 1 में अगर कुछ और डाउट बचा है, पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। क्या कह रहा है डीपीपी 1 क्वेश्चन नंबर 4? There are two bodies can be of same mass. Body is rest while body B is undergoing uniform motion. Which is correct. Inertia of A is greater than inertia of B. Inertia of B is equal. तो हाँ। अच्छा मासेस सेम मासेस के बारे में कुछ बोला है क्या सवाल में? सेम मासेस मेंशन है। हाँ तो इनर्शिया का जो मेजरमेंट होता है वो मास होता है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा हमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे उसके स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए। क्योंकि दोनों मासेस सेम है तो मेरे हिसाब से दोनों में सेम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे रोकने के लिए, या दोनों के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए दोनों में सेम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे क्योंकि मास सेम है। बिल्कुल ठीक है। चलिए बच्चों डीपीपी 1 मैंने डिस्कशन कर दी है, कल की क्लास में और थोड़ा सा हम लोग स्पीड में डिस्कशन। हाँ बेटा ठीक है, कल मैं ले लूंगा डीपीपी 2, कल ले लूंगा डीपीपी नंबर 3, कल ले लूंगा। आज मैंने डीपीपी 1 कर दी, मेरी क्लास है बच्चों आगे। डीपीपी 2 डीपीपी 3 कल डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है डीपीपी 1 सबको हो गया ना? डीपीपी 1 ठीक है। 2 3 कल पूछ लेना, कल भी आऊंगा मैं। ठीक है चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय। बाय बेटा बाय।